हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 की स्पेशल एग्जाम के लिए हम आपके लिए जनरल मैनेजमेंट यानी सामान्य प्रबंधन का ये वीडियो लेकर आए हैं। ये हमारा पहला वीडियो रहेगा इस सब्जेक्ट का और इसमें हम टॉप 100 जो क्वेश्चंस है ये आपके साथ यहाँ पर आपको कवर करवाएंगे। क्लियर है? तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस है गाइस आपके पहले पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर जो एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हम फटाफट यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। पूरा हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लगाएंगे उनको हम फटाफट कवर कर लेते हैं। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था? पहला क्वेश्चन है हमारा, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था? सही जवाब रहेगा 1976 में, 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया था। और ये जो फैक्ट है ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ भी हम आपको हमारा जो एमपी पटवारी की टेस्ट सीरीज है उसमें आपको दे देंगे। तो गाइस, इक्वल रिम्यूनरेशन जो एक्ट है ये 1976 को जो कि पारित किया गया था, उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह कथन किसने कहा है या यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये जे.एल. मेसी का है। जे.एल. मेसी, वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसकी प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा ये कहा है जे.एल. मेसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाता है? तो उसको प्रेरित करना आप बोल सकते हैं। बात एक ही है, आत्मविश्वास जागृत करना या उसको प्रेरित करना। तो हमारा सही जवाब रहेगा प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? लेखांकन की दोहरा लेखा जो प्रणाली है ये वैज्ञानिक पद्धति है। इसको याद रखिएगा, ये एक वैज्ञानिक पद्धति होती है लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट वितरण क्या कहलाता है? विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण जो होता है यह क्या कहलाता है? तो इसको उत्पाद मद बोला जाता है। उत्पाद मद हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक होता है? तो नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक संगठन का निर्माण आवश्यक होता है। संगठन होगा तभी नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी और ये सारी चीजें संगठन में ही अप्लाई हो पाएगी। तो संगठन बेसिकली इसकी निर्माण की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किसके से संबंध रखते हैं? तो वित्तीय विवरण और बही खाते जो संबंध रखते हैं मुख्य रूप से ये वित्तीय लेखांकन से रखते हैं, क्योंकि इसमें वित्तीय लेखांकन ही किया जाता है बही खाते और वित्तीय विवरण में। दोनों बात एक ही है, तो वित्तीय लेखांकन यहाँ पर हमारा सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? तो किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन जो कहलाता है उसको कमीशन बोला जाता है। ऐसा आप कमीशन हम सभी जानते हैं, बट ये जो डेफिनेशन है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से डेफिनेशन आपसे पूछी जाएंगी, है ना। तो किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? कमीशन इसको बोला जाता है। या तो यहाँ पर आपका कोई वर्ड मिसिंग कर देगा एग्जाम में, जहां पर एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनते हैं। इस तरह से काफी कंफ्यूज करके जो क्वेश्चंस है वहां पर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? कार्मिक प्रबंधन मानव संसाधन प्रबंधन का एक नया रूप है। यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्ट को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? तो उसको रोकड़ बही जो है इसमें प्रविष्ट किया जाता है। यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्ट को रोकड़ बही में रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब भी नगद माल बेचा जाता है, जो भी चीजें हैं, कोई भी बेचता हो XYZ, तो उसको कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है? रोकड़ बही में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। याद रखिएगा। क्लियर है गाइस? हम आपको बता दें हमारे कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, तो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है, जहां से आप डेमो चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छे स्पेशल ऑफर इन पर चल रहे हैं। तो हमारी ये आबकारी आरक्षक की टेस्ट सीरीज है एमपी पटवारी की। इसके अलावा एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। 2022 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की ई बुक है, 2021 की है, और ये वीडियो कोर्स है मध्य प्रदेश जीके का। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा और जिज्ञासा उत्पन्न कर दे उसे क्या कहते हैं? है ना। ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा या जिज्ञासा उत्पन्न कर दे उसको अभिप्रेरणा बोलते हैं। अभिप्रेरणा बोलते हैं या तो वो किसी चीज वश या कोई उसका टारगेट होता है, कोई लक्ष्य निर्धारित रहता है उसका, या उसको उसकी लालच होता है, उसका ध्यान आकर्षण, जो भी चीजें हम बोल सकते हैं। बट उसकी जो जिज्ञासा और इच्छा उत्पन्न होती है उसमें, उसकी वजह से उस टारगेट को अचीव करने में, या उस किसी भी XYZ कोई भी आप मान लीजिएगा, उस टारगेट को उसको प्राप्त करने में जो भी उसकी इच्छा या लालच, आप जिज्ञासा उसको नाम दे सकते हैं। तो ये जो सभी चीज जो कहलाती है वो अभिप्रेरणा, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो अभिप्रेरणा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किस प्रबंधन से है? तो इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का जो संबंध है ये मानव संसाधन प्रबंधन से होता है।
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो पारित किया गया था ये 1948 में पारित किया गया था। मिनिमम वेज एक्ट है ये 1948 का। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी, है ना? तो उसके जस्ट अगला दिन होता है देय तिथि। यानी अगर मान लीजिएगा संडे को, आपका सैटरडे को यहाँ पर दे रखा है, यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाता है, जैसे संडे को अगर देना होता है किसी को और उस दिन अचानक से संडे या फिर और कोई भी जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के जो वीक ऑफ रहते हैं उस तरह के जो आ जाते हैं, तो अचानक से उस दिन की जो अगली देय होती है वो उसके जस्ट अगले दिन शिफ्ट कर दी जाती है। तो इस तरह से चीजें होती हैं मैनेजमेंट में। तो अगला दिन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वहां कौन सी प्रेरणा होगी? बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वहां सकारात्मक प्रेरणा होती है। आपको कितने स्टाफ की जरूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदार या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की जरूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? तो सही जवाब रहेगा मानव संसाधन प्रबंधन। आपको कितने स्टाफ की जरूरत है और क्या क्या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठेकेदार या भाड़े पर कर्मचारी लेने की आवश्यकता है, इन सभी की जो जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उन सभी की पूर्ति कौन करेगा? तो ये मानव संसाधन प्रबंधन करता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? तो राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की बाहरी चुनौती होती है। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का भाग होता है? देखिए, आप सभी ने देखा होगा कभी अभी अब आप सभी ने तो वैसे बहुत सारे देखे होंगे और आज के टाइम पे ऐसी ही शायद कोई कंपनी होगी जिसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं होगा, तो आप सभी उसको एज ए ब्रांड एम्बेसडर बोल सकते हैं उत्पाद प्रचार करने के लिए, जैसे कि हर कंपनी के आजकल रहते हैं। तो आप किसी एप्लीकेशन का भी कर सकते हैं आज के टाइम पर, क्योंकि वो एक कंपनी है ना। तो थर्ड पार्टीज भी एप्लीकेशन बहुत सारी आ चुकी है मार्केट में और उनके लिए भी काफी अभिनेता या क्रिकेटर आप बोल लीजिए या भी जो फेमस पर्सन होते हैं, पॉपुलर हस्ती आप बोल सकते हैं, प्रसिद्ध हस्तियां, तो उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस बना है कि उनसे उत्पाद अगर प्रचार करवाता है उनको कोई भी कंपनी, तो उनको चुनना किस प्रक्रिया का भाग होता है? तो ये विपणन प्रक्रिया का भाग होता है। किसका? विपणन प्रक्रिया का ये पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय होता है? तो ये पूंजी व्यय हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेतृत्व का विशेषण सिद्धांत क्या होता है? नेतृत्व का विशेषण जो सिद्धांत होता है नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित होता है। नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित है नेतृत्व का विशेषण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है, जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो वह क्या कहलाता है? इसको संयुक्त बैंक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? किसी ठहराव के अभाव में साझेदार यानी पार्टनर्स जो होते हैं वो लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? तो वो समान अनुपात में, इक्वल रेशियो में इनको बांटेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? तो ये संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, उसके द्वारा ही मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? ट्रेनिंग जो होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है? तो संगठन के विकास के लिए या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का भी तात्पर्य यहाँ पर संगठन से ही रहता है। कोई आप कंपनी रन कर रहे हैं या कोई आपका संस्थान है तो उसको संगठन हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो संगठन के विकास यानी कंपनी की ग्रोथ के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो संगठन के विकास के लिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य होता है? बाजार का अवलोकन करना यानी बाजार का जो अवलोकन करना होता है वो विपणन का कार्य होता है। विपणन, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच में जो अंतराल होता है इसको नगद चक्रण के नाम से जाना जाता है। एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? तो ये दर्शाती है दूरदर्शिता। उसका जो दूरदर्शिता गुण होता है ना, वो दर्शाता है एक नेता द्वारा हर परिस्थिति में ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता होना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारतीय साझेदारी अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1932 में हुआ था, 1932 में, जिसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? आवधिक कर्ज दीर्घकालीन देनदारी होती है। सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सामूहिक प्रयास यानी मिलकर प्रयास करना, सामूहिक रूप से प्रयास करना, ये संगठन की एक मुख्य विशेषता है। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, संगठन, आप कुछ भी बोल लीजिएगा, तो संगठन की एक मुख्य विशेषता ये होती है। और गाइस, इस क्वेश्चन में आपको संगठन ही कवर करना है, संगठन ही याद रखना है, ये वर्ड आपको याद रखना है। जो जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, हम आपको जस्ट समझाने के लिए कंपनी या आपकी कुछ और चीजें बता रहे हैं, बाकी आपको संगठन ही वर्ड याद रखना है ना। बाकी समझाने के लिए हम इसलिए आपको बता रहे हैं ये चीजें ताकि आपके दिमाग में वैसे चीजें छप जाए, आपसे तुरंत सही याद हो जाए कंपनी के नाम से। तो संगठन ही आपको क्लिक करना है।
अगला क्वेश्चन है भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है। तो भविष्य में क्या करना, इसका पूर्व निर्धारण करना, पहले से निर्धारण करना, है ना, इसको नियोजन बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लानिंग इसको बोलते हैं कि भविष्य में आगे हमको क्या करना है, किस तरीके से संगठन के आगे की जो चीजें हैं उसमें चेंजेस लाने हैं या किस तरह से उनको रन करवाना है, ग्रो करवाना है कंपनीज को, संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस तरह की जो सारी पूर्व धारणा होती है, पूर्व निर्धारित करना, जो भी लक्ष्य टारगेट होते हैं उनको, या कुछ प्लानिंग होती है, तो उनको हम बेसिकली नियोजन या प्लानिंग ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित। तो नियोजन का जो उद्देश्य होता है ये निश्चित होता है। प्लानिंग का जो उद्देश्य होता है, प्लानिंग यानी नियोजन, तो इसका जो उद्देश्य होता है ये बिल्कुल निश्चित ही होता है, क्योंकि हम इसको अप्लाई करने वाले होते हैं भविष्य में, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ईएसओपी, इसका संबंध किससे होता है। तो ईएसओपी जो है इसका संबंध मानव संसाधन प्रबंधन से होता है। अब ईएसओपी क्या होता है, ये होता है एम्प्लॉइज स्टॉक ओनरशिप प्लान, जिसको ईएसओपी बोलते हैं। और याद रखिएगा एम्प्लॉइज स्टॉक ओनरशिप प्लान इसको बोला जाता है। और वहीं एक और वर्ड आपका पूछा जाता है काफी ज्यादा एग्जाम में, SWOT जिसको बोलते हैं, SWOT, SWOT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, है ना। तो स्ट्रेंथ यानी ताकत, वीकनेस कमजोरी, अपॉर्चुनिटी अवसर और थ्रेट यानी खतरा। तो इन पांचों को, चारों को आप याद रखिएगा, SWOT फुल फॉर्म को और ESOP के। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है। संगठन को सत्ता का जो औपचारिक ढांचा कहा है ये लूथर गुलिक के द्वारा कहा गया है। लूथर गुलिक ने यह कहा है संगठन को सत्ता की औपचारिक ढांचा। अगला क्वेश्चन है वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है। तो इसको वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता बोला जाता है। वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता बोला जाता है। प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है। प्रबंधकों के द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का जो चुनाव करना कहलाता है इसको निर्णयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्णयन इसको ऐसा बोल सकते हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है। औपचारिक संगठन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है। तो ये इन्वेंटरी जो होता है, इन्वेंटरी ये दर्शाता है स्टॉक किए गए माल के आकार और प्रतिशतता को। और प्रतिशत की विशिष्टता जो होती है, आकार और प्रतिशत की विशिष्टता, ये इन्वेंटरी ही दर्शाता है। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है। तो नेतृत्व की पुरानी जो विचारधारा है ये नेता के विषय में कहती है कि नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते हैं। नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते हैं, ये नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में कहती है। विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो विपणन में ग्राहक की प्रतिक्रिया या ग्राहक की जो भी एक्टिविटीज, प्रतिक्रिया आप बोल सकते हैं प्रतिक्रिया, तो ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है। संपत्तियों को व्यवसाय में रखा जाता है आगमन उपार्जन हेतु। आगमन या आगम उपार्जन हेतु इनको रखा जाता है। एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको आर्थिक नियोजन बोला जाता है। आर्थिक नियोजन आप बोल सकते हैं एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित सुपरिभाषित आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण जो कहलाता है इसको आर्थिक नियोजन बोला जाता है। लोक सेवा आयोग किस प्रकार के प्रबंधन का रूप माना जाता है। तो लोक सेवा आयोग जो माना जाता है ये मानव संसाधन प्रबंध का एक रूप माना जाता है। वित्तीय विवरण किसका भाग होता है। तो वित्तीय विवरण लेखांकन का भाग होता है। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है। गाइस विपणन का मुख्य बिंदु ग्राहक को कहा जाता है। और अभी हमने एक और क्वेश्चन देखा है विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ग्राहक की ही मानी जाती है और विपणन में मुख्य बिंदु ग्राहक को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपते हैं ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। और यह पद सोपान का कौन सा गुण होता है। देखिए आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। प्रत्येक उच्च अधिकारी जो होते हैं वो अपने अधीनस्थों यानी उनसे उनके समीपस्थ जो होते हैं अधीनस्थ, उनको कुछ शक्तियां और कार्य सौंपते हैं ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कार्यों का पालन कर सके, यानी कार्यों या कर्तव्यों का पालन कर सके। तो ये जो होता है ये पद सोपान का कौन सा गुण होता है। तो इसको सत्ता का प्रत्यायोजन गुण बोला जाता है। सत्ता का प्रत्यायोजन गुण ये होता है। अगला क्वेश्चन है मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है। मकान मालिक को चुकाया जाने वाला किराया जो क्रेडिट किया जाता है ये रोकड़ खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो रोकड़ खाता यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है आपका, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था वहां पर दे रखा था राम से रिलेटेड। तो क्वेश्चन बन सकता है कि राम ने मकान मालिक को किराया चुकाया है, तो यहाँ प्रविष्टि कहाँ पर क्रेडिट की जाएगी, है ना। तो यहाँ ये जो क्रेडिट की जाएगी ये किया जाएगा रोकड़ खाते में।
अगला क्वेश्चन है, किसी साझेदारी या संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात न लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात अगर ना लिखी हो तो ऋण पर जो ब्याज दिया जाता है वो 6% दिया जाता है। ना लिखी हो इस कंडीशन में 6% ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ ने कहा है। वुडवर्थ के द्वारा यह कहा गया है कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों की वह दशा का समूह है ना। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो वुडवर्थ के द्वारा यह कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ब्रूम के द्वारा अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। जहां पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है, जहां पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहां क्या संभावना बनती है? वहां पर सतत विकास की संभावना बनती है जहां पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? उपभोक्ता संचालित विचारधारा में उपभोक्ता जो होता है इसको ही सर्वोपरि माना जाता है। नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नौकरशाही का ब्यूरोक्राट जो होते हैं, नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था ये मैक्स वेबर ने किया था। मैक्स वेबर इनका नाम है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन बना है आपका कि स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या होते हैं, है ना, या स्टॉक क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो स्टॉक चालू संपत्तियों का एक भाग होता है, चालू संपत्तियों का एक भाग होता है, उसको स्टॉक बोला जाता है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि चालू संपत्तियों का एक भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? स्टॉक बोला जाता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करिएगा। आपकी जो भी चीजें हैं, अगर आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को समझना है। और क्वेश्चन कई बार जो है आंसर क्वेश्चन में दे देता है और ऑप्शंस क्वेश्चन जो होता है वो ऑप्शंस में दे देते हैं। इस तरह से भी उलट पुलट के कंफ्यूज करते हैं कुल मिलाकर बच्चों को। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप क्लियर रखेंगे, आपका अच्छे से तैयारी आपको करनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक होता है? उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक होता है? तो ये संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, संगठन के उद्देश्यों की जो भी उनका उद्देश्य होता है, टारगेट होता है, जो प्राप्त उनको करना होता है, अचीव करना होता है, तो उसकी प्राप्ति के लिए उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन होना आवश्यक होता है। प्रबंध का संबंध किससे है? प्रबंध का संबंध किससे है? सही जवाब रहेगा संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से इसका संबंध होता है। ख्याति क्या है? अब नेक्स्ट वर्ड आया है ख्याति, और ये ख्याति क्या होती है? तो ये एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति होती है ख्याति, ध्यान रखिएगा। खातों के प्रबंध को क्या कहा जाता है? खातों के प्रबंध को प्रबंधकीय लेखांकन बोला जाता है। किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? तो इसको ऋणात्मक अभिप्रेरणा बोला जाता है। किसी कर्मचारी का वेतन रोकना ऋणात्मक अभिप्रेरणा होता है। अंश शेयर कितने प्रकार की होती है? अंश या शेयर जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अधिमान और पूर्वाधिकार अंश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य है? सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना लेखांकन का उद्देश्य होता है। प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार के प्रणाली द्वारा होता है? तो ये पद सोपान की जो प्रणाली है इसके द्वारा प्रशासन के ढांचे का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, उर्बिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत है? उर्बिक के अनुसार 8 सिद्धांत है। और अगर बात करें लूथर गुलिक की तो इनके अनुसार 10 सिद्धांत है। तो याद रखिएगा, इस तरह से पूछे जाते हैं अलग अलग लोगों विद्वानों के द्वारा कि उर्बिक बताइए, उर्बिक के अनुसार सिद्धांत के संगठन के कितने सिद्धांत है? या गुण पूछ सकते हैं, विशेषता पूछ सकते हैं, जो भी इन्होंने बातें बताई है, या कथन इनका पूछ सकते हैं कि ये कथन किसका है। इस तरह से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो उर्बिक के अनुसार संगठन के 8 सिद्धांत होते हैं। वहीं लूथर गुलिक की बात करें तो इनके अनुसार संगठन के जो सिद्धांत है इनकी संख्या 10 है। किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं के संतुलन या इनमें संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? किसी लक्ष्य या लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना नियंत्रण कहलाता है, या कंट्रोलिंग भी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन जो होते हैं ये अनौपचारिक संगठन होते हैं। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग है? रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग है? तो ये भी औपचारिक संगठन के ही भाग होते हैं। तो याद रखिएगा, औपचारिक संगठन के जो भाग है ये रचनात्मक और कार्यात्मक संगठन है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो संगठन है ये अनौपचारिक संगठन के भाग होते हैं। संगठन का अर्थ कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन एम गोस का, है ना। जॉन एन गोस के द्वारा यह कहा गया है। और क्वेश्चन बन सकता है कि जॉन एम गोस के अनुसार संगठन की परिभाषा या संगठन का अर्थ क्या है? तो जॉन एम गोस के अनुसार संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन है नकारात्मक अभिक्रिया। अभिक्रिया का उद्देश्य क्या है? नकारात्मक अभिक्रिया का जो उद्देश्य है यह है भय से
अभिप्रेरित करना। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है? तो थियो हेमन के द्वारा यह कहा गया है कि प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? जब व्यवसाय में या संगठन में या व्यवसाय में लेन देन वाले हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है तो उसको ई कॉमर्स बोला जाता है। ई कॉमर्स इसको बोला जाता है। विपणन प्रबंधन की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? विपणन प्रबंधन की विचारधारा का जो जन्म हुआ ये अमेरिका में हुआ है, याद रखिएगा। प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है? प्रबंधक यानी मैनेजर, है ना। प्रबंधक का जो कौन सा कौशल होता है जो कर्मचारियों को प्रेरित करता है तो ये होता है अंतरवैयक्तिक जो गुण होता है या कौशल होता है, ये प्रबंधक का ये कर्मचारियों को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है? मानव संसाधन प्रबंधन जो कार्य करता है ये शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वय के रूप में कार्य करता है। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को जो प्रभावित करता है वो तत्व मुख्य रूप से कौन सा है? ये होता है मांग। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से मांग ही, जो डिमांड होती है वस्तु की, वो ही इसको प्रभावित करती है। मूल्य को ज्यादा मांगे कम मांगे उस हिसाब से मूल्य भी जो कि ज्यादा कम हो सकती है, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वस्तु को। अगला क्वेश्चन है TQM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसको बोला जाता है। TQM को याद रखिएगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है B2B का फुल फॉर्म क्या है? ये तो आप सभी ने आई थिंक पढ़ा होगा पहले। B2B को बोला जाता है बिजनेस टू बिजनेस, है ना। बिजनेस टू बिजनेस इसको बोला जाता है B2B को। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? तो ये अभी हमने कवर किया था, उसका फॉर्मेट अलग था, ये चेंज होके आ गया फॉर्मेट। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि फॉर्मेट कुछ भी हो क्वेश्चन का, आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? तो ये सामूहिक प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? तो इसको प्रोत्साहन बोला जाता है। प्रोत्साहन इसको एज ए बोल सकते हैं, सम्मान प्रोत्साहन, आप सभी जानते ही है इनको। तो वो गिफ्ट एज ए देते हैं या फिर उनको पुरस्कार जो होता है वो उस तरह की जो चीजें हैं वो हम आपको जस्ट याद करने के लिए ये चीजें बता रहे हैं, गिफ्ट वगैरह या प्रोत्साहित करना उसको, है ना। तो किसी भी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त जो पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान की जाती है उसको प्रोत्साहन बोला जाता है। प्रोत्साहन वर्ड ही आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये आपको गिफ्ट वगैरह ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, सम्मान वगैरह आपको यही देखने को मिलेगा, प्रोत्साहन, है ना। और इसी से रिलेटेड ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, उसको आपको क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन है, सब एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाता है? सब एक के लिए और एक सबके लिए ये दर्शाता है सामूहिक उत्तरदायित्व को। अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है? तो ये नियंत्रण का एक रूप होता है। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? देखिए, विज्ञापन के द्वारा जब भी भर्ती की जाती है तो वो बाह्य स्रोत होता है ना। बाह्य स्रोत इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो विज्ञापन भर्ती का जो स्रोत है ये बाह्य स्रोत होता है। सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में कितने अंतर स्पष्ट किया या किसने अंतर स्पष्ट किया ये आपको बताना है। तो सबसे पहले प्रबंधन और प्रशासन में अंतर जो स्पष्ट किया ये ओलिवर सेल्डन के द्वारा किया गया। ओलिवर सेल्डन ने सबसे पहले प्रबंधन और प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया था। व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी रहता है? तो प्रबंधक जो होता है, मैनेजर, प्रबंधक। तो व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए प्रबंधक, मैनेजर ही उत्तरदायी होता है। प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या होती है? प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की जो नींव होती है ये संगठन होती है। अगला क्वेश्चन है, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? चयन प्रक्रिया का अंतिम जो चरण होता है ये होता है प्रत्यादेश। प्रत्यादेश इसको बोला जाता है। किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? और ये जो सिद्धांत होता है इसको पद सोपान का सिद्धांत बोला जाता है। पद सोपान का जो सिद्धांत है इसमें संगठन का आकार पिरामिड जो होता है इसकी तरह दिखाई देता है। जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित और या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? तो ऋण पत्र और व बांड ये जो है होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये क्या है? नहीं किसका कार्य है? तो ये जो कार्य है ये नियंत्रक का होता है। कंट्रोलर जो होता है, नियंत्रक, उसका कार्य होता है यह देखना कि कार्य सही से चल रहा है योजना अनुसार या नहीं चल रहा है। तो ये देखना जो कार्य होता है ये नियंत्रक या कंट्रोलर का होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है? राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित जो दर्शाता है ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना नियोजन या प्लानिंग कहलाता है। देखिए, वहां पर हमने क्वेश्चन बताया था आपको स्टार्टिंग में, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सही में आपका, बट क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है ना, और कुछ भी नहीं किया है, और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं है, बट मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया है। ये भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना
क्या कहलाता है। वो क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह से था कि भविष्य में की जाने वाली चीजों का पहले से पूर्व निर्धारित करना या पहले से अनुमान लगाना, उन चीजों को कैसे क्या किया जाएगा, तो उस तरह का क्वेश्चन था वो, उसको नियोजन या प्लानिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक फोरेमनशिप, है ना। इसका सिद्धांत किसने दिया था, फोरमैनशिप का। तो क्रियात्मक फोरमैनशिप जो सिद्धांत है ये दिया था टेलर ने। क्रियात्मक फोरमैनशिप का जो सिद्धांत दिया था ये टेलर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है पर्यवेक्षी प्रबंधक के किस स्तर पर होते हैं। तो ये सबसे निचले स्तर पर होते हैं। पर्यवेक्षी प्रबंधक जो होते हैं ये प्रबंधक के सबसे निचले स्तर पर होते हैं। पर्यवेक्षी प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इनको प्रथम श्रेणी प्रबंधक भी बोला जाता है। तकनीकी तथा नैतिक मापदंडों के अनुसार कार्य करता है, तो ये प्रबंधन करता है तकनीकी और नैतिक मापदंडों के अनुसार ये कार्य करता है प्रबंध, है ना। प्रबंध याद रखिएगा, प्रबंध इसका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है कार्य शासकीय हो या अशासकीय, किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता है। तो ये संगठन जो है इसके अभाव में सफल नहीं हो पाता है। कार्य शासकीय हो या अशासकीय, ये संगठन के अभाव में सफल नहीं हो पाता है। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है, संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया होती है, तो ये पूर्व क्रिया होती है। किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे उतना ही अधिक क्या माना जाएगा। तो ये केंद्रीकृत संगठन माना जाएगा जिस संगठन में जिस संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे उतना ही अधिक केंद्रीकृत संगठन माना जाएगा। अधीनस्थों का पद प्रदर्शन क्या कहलाता है। अधीनस्थों का पद प्रदर्शन करना जो कहलाता है इसको मार्गदर्शन बोला जाता है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो ये संगठन ही होता है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए या संपन्न करने के लिए संगठन का होना अति आवश्यक होता है। तो गाइस यहाँ पर हमने टॉप 100 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब ये जो 100 क्वेश्चन है इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन तो आपको 110% याद होने ही चाहिए, है ना। अगले वीडियो में हम और 100 क्वेश्चन आपको करवा देंगे। तो ये जो हमारी सीरीज रहेगी इसमें करीबन हम 5000 के समथिंग आपको एमसीक्यू ना बोलकर इसको वन लाइनर बोलेंगे। हम इसको 5000 प्लस हम कर लेंगे इन वन लाइनर को, तो इसमें आपकी अच्छे से प्रैक्टिस और आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम 5000 एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे आपके लिए। तो इन 5000 और 5000 10,000 जो क्वेश्चन है इनको अगर आप अच्छे से कर लेंगे गाइस, तो आपका यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये ऑलरेडी पूरी जो डेटा है उनमें से ही आपको बनना है। नया क्वेश्चन तो यहाँ पर कोई आएगा नहीं। उन सब क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी कवर कर लेंगे जो भी आपकी पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर अभी नए पैटर्न पर आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी हम कवर कर लेंगे। बस आप सपोर्ट करते रहिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए। आपके यहाँ पर आपको डेली वीडियोस मिलते रहेंगे, बस कमेंट करके कमेंट में बता दीजिएगा अगर आप डेली वीडियोस चाहते हैं तो। हमारी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, जैसे कि टेस्ट सीरीज है पटवारी के लिए आपका आरक्षक, एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, और एमपी करंट अफेयर की ई बुक है 2022 की, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डेमो चेकआउट कीजिएगा, आपको सभी चीजें एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।